नमस्कार। साहित्य यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है अनुभव के आकाश में कवि लीलाधर जगूड़ी। और इस अंक में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी। जगूड़ी जी, साहित्य यात्रा के इस मंच पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसे कि होता है बातचीत की शुरुआत, हम पहले आपका जन्म, शिक्षा, सेवा वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम आपके कृतित्व की तरफ जाएंगे। हर किसी की तरह जी, जन्म जो है मेरा भी गांव में हुआ। क्या बात है। और बहुत से लोगों का गांव में नहीं होता, शहर में रहने वालों का शहर में होता है। जी लेकिन हम तो घोर गांव ग्रामीण इलाके में पैदा हुए, जी और बल्कि उस घर में पैदा हुए जी, जिसमें जानवर बाहर कर देते हैं और वहाँ बिल्कुल। प्रसूति स्त्री को बिठा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा जन्म तो पशुओं के कमरे में हुआ है, जी जी। और धंगण गांव में। धंगड़ गांव में। और जी, बाद में पता लगा कि उसका नाम वास्तव में धनगण गांव है। अच्छा, धनगण गांव। और ना का धन जी, धनगण धनगण बन गया, धनगण गांव है। जी पर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी फर्क इससे पड़ता है जी, कि आप धनगण गांव में हुए और गरीब घर में हुए, तो फायदा क्या है? है ना? जी जी। तो धनगण गांव में धनवान लोग नहीं थे, हम्म, ठीक ठाक लोग थे, अपना काम चला लेते थे, अपनी खेती थी जी और खेती को खुद कमाते थे। जी किसी दूसरे की ज़रूरत तब पड़ती थी जिस दिन ज़्यादा काम होता था। जी तो मैंने तो खेतों में रोपनी के जो बिटूड़ होती है ना, जी, बिठूड़ होती है। जी उसको बाकायदा नए सिरे से बनाना पड़ता है। जी जितना टेलीविज़न में आने के लिए चेहरा बनाना पड़ता है, जी, उससे ज़्यादा बिटूड़ सजानी पड़ती है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। उससे ज़्यादा सजानी पड़ती है जी और वो जीवंत हो जाती है एकदम, जी जी है ना? जी। तो जगूड़ी जी, ये तो आपने जीवन और वो मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि उस समय टिहरी जनपद में ही था ये हाँ, धनगढ़ गांव जो आप हाँ, कह रहे हैं। अभी भी उसी में है, उसी में है जी। लेकिन फिर प्रतापनगर ब्लॉक में। प्रतापनगर ब्लॉक में। जी, फिर ये अचानक साहित्य की तरफ कैसे आना हुआ? हाँ, अचानक नहीं, बल्कि इसका कुछ मुझे जन्मजात संस्कार लगता है। अच्छा। जन्मजात इसलिए कि एक तो मेरे पिताजी रामायण के बड़े अद्भुत विद्वान थे, जी। रामचरितमानस के ओ। और वाल्मीकि रामायण के, दोनों के बहुत सुंदर अध्येता, जी और कथा वार्ता करते थे उसकी। जी तो जो कथावाचक में जो गुण होते हैं, जी वो थोड़े बहुत गुण हमने उनसे लिए भी। जी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनाई हमें। जी तो जो पात्र हैं, जी जो हमें समाज में दिखाई नहीं देते, वो कथाओं में दिखाई देते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो जीवन के पात्र हैं। हम उनको कथा में ढूंढते हैं, वो बहुत तो बड़ी जीवन बात में उपलब्ध है। है। तो ये सब चलता रहता है, कश्मकश। जी। लेकिन जगुड़ी जी, फिर एक सवाल आता है। ये ठीक है कि आपने नाटक भी लिखे हैं और गद्य में भी आपकी टिप्पणियाँ तमाम अखबारों में एक दौर में हम लगातार पढ़ते रहे हैं, लेकिन मूल जो पहचान मिली बतौर कवि मिली आपकी आपको, और कई बार ये सवाल भी आता है कि अगर आप कवि न हुए होते तो क्या होते? देखिए, ऐसा है, कभी ना हुए होते तो क्या होता, इसका भी मैं जवाब दूंगा। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भाषा न होती तब क्या होता। बहुत मौजूद सवाल है। पहली चीज़ तो है कि आप भाषा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और कितना जानते हैं, और कितना उसका उपयोग या दुरुपयोग करते हैं आप। तो भाषा को जानना जी अपने को जानना भी है। जी और हमने भाषा के साथ साथ विचारों को जाना, कि लोग विचारपूर्ण बात जब कहते हैं तो भाषा का हिस्सा बन जाती है। जी तो इसलिए ये जो भाषा का प्रकरण है, जी भाषा का प्रकरण ऐसा है कि भाषा निर्मित होती रहती है। भाषा एक परमानेंट चीज़ नहीं है।
जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि जयशंकर प्रसाद उसे इस्तेमाल करते हों, बिल्कुल और जिसे जयशंकर प्रसाद इस्तेमाल करते हैं जी, उसका प्रभाव में मैं भले ही उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भाषा एक परिवर्तनशील तत्व है, एक ऐसा भौतिक पदार्थ है भाषा। जी, भाषा जो है कोई ऐसी दैवीय शक्ति नहीं है, जी, मनुष्यकृत शक्ति है, जी, और लोगों ने इसको दैवीय बना के लोगों से छीन लिया। जी, पर भौतिकता के आग्रह का और विज्ञान के आग्रह का जब समावेश हुआ जीवन में, समाज में, तो भाषा भी काम आने लगी। जी, इसलिए भाषा वो चाहे कहानी की हो, चाहे नाटक की हो, जी, और चाहे बातचीत की हो, सिर्फ बातचीत, जी, वो भी मूल्यवान है। वो भी मूल्यवान है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, जी। क्योंकि बातों से बातें बनती हैं, क्या बात है। और ऐसी कौन सी बात है जो जो बात न करती हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज़ बात करती है। जी। लेकिन जगुड़ी जी फिर ये सवाल ये तो रहता ही है, बतौर पाठक भी जब मैं आपको पढ़ता हूँ, और लगभग अब ताज़ा किताब छोड़कर लगभग आपके सभी कविता संग्रह मैंने पढ़े हैं, और एक बहुत सुंदर किताब है मेरे साक्षात्कार। नहीं, अभी जो प्रश्न व्यूह में प्रज्ञा पढ़ी आपने? नहीं, वो मैं अभी उसी की प्रतीक्षा है। प्रश्न मैं व्यूह मेरी में प्रज्ञा। अद्भुत किताब है वो। जी, मैं खुद ही उसकी तारीफ कर रहा हूँ, जी, करनी नहीं चाहिए मुझे, जी, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मैंने तो उसको जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैंने बोला ये, जी, तो अपने को आश्चर्य में डाल देती है वो। जी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो किताब जरूर देखिए। ज़रूर, ज़रूर, बल्कि मैं बाजार प्रतीक्षा में में हूँ। उपलब्ध है। जी, जी, बाजार में उपलब्ध है, और वाणी प्रकाशन से आई है। आई है, और नहीं बाजार यहाँ है, देहरादून में भी उपलब्ध। मुझे वाणी नहीं भेजी, बाद में भेजी। जी, मैं बाजार से खरीद लाया पहले। चलिए। वैसे मोटा माटी देहरादून में कम से कम हाँ, मुझे लगता है कि Available। आपके लगभग सभी कविता संग्रह मुझे तो कम से कम उपलब्ध जी मिले। जी जी। लेकिन जगुड़ी जी ये सवाल तो आता है कि जब आपको पढ़ते हैं बतौर कवि, तो एक सवाल ये भी आता है कि एक विधा कहानी भी थी, एक विधा नाटक आपने एक लिखा, वही नाटक फिर आगे कंटिन्यू क्यों नहीं चले? क्या कविता आप जन्मजात कवि बने थे, या इसके लिए अलग से कुछ प्रयास करना पड़ा, या कि आपको ये मुफीद लगा कि कविता आपको अभिव्यक्त करने का ज़्यादा बेहतर जरिया बन सकती है? मुझे ये आपका जो आखिरी सेंटेंस है यही ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, और यही मेरे जवाब भी है ओह जो आपने ही दे दिया। जी, क्योंकि कविता भाषा का दुरुपयोग करने से रोकती है। अच्छा। आपने कभी कविता में भाषा का दुरुपयोग देखा है? नहीं है, कंडेंस फॉर्म में है, बिल्कुल हाँ। सघन। तो वो कंडेंस्ड फॉर्म जो है वही मेरे आकर्षण का कारण है, ओह कि उसमें आप बकवास नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ मूल्यवान चीज़ कहनी है उसमें, जी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा कहना है कि जो आपके बाद भी दूसरे लोग उसको कह सकें। जी, तो ये जो दूसरों तक पहुंच करके और दूसरों की भाषा बन करके जी, अपनी भाषा को दूसरों की भाषा बना करके रखना, ये शायद तो कहानी में भी होता है, नाटक में भी होता है, जी, तो साहित्य भर में होता है। ऐसा नहीं कि केवल कविता में ही होता है, साहित्य की सभी विधाओं में होता है। जी, जी, पर बहुत कितने कम लोग इसको समझ पाते हैं, जी, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते होंगे पता नहीं। अगर कुछ लोग समझ पाते हैं तो शायद वो वही लेखक बन पाते हैं। जी। लेकिन जगुड़ी जी फिर जैसे जो आपका ये जवाब है, इसी से फिर एक ये सवाल आता है कि अगर कोई कहानी लिख रहा है, तो क्या उसमें भी एक कवि की संभावना है अगर वो उसी कहानी को समेट करके कविता बना दे? ऐसा है, जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कविता ना होती हो, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कहानी ना होती हो, क्या और बात। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नाटक ना होता हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चुटकुला ना होता हो। ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप उसका क्या बनाना चाहते हैं। जी, तो रचनात्मक व्यक्ति जो है, लेखक जो है, लेखक को कमतर मत आंकिए, क्योंकि वो हर विधा के काम आता है। अगर एक नाटक लिखने वाला लेखक कहानी लिखता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लिखे। जी, और एक कहानी वाला आदमी एक कविता लिखे तो अच्छी बात है, लिखे। जी, और जब वो नहीं लिखते हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि भाषा उनका साथ नहीं दे रही है।
और वो भाषा को कितने रूपों में पहचानते हैं। असली सवाल ये है। तो भाषा का इस्तेमाल तभी आपको सूझता है जब उसकी विधाएं आपको सूझती हैं कि मैं यहाँ इसको इस पर नाटक अच्छा हो सकता है। मैंने सबसे पहले नाटक ही लिखा। जी, आपने पहले शुरुआत हाँ, नाटक से। नाटक से। और लोग और सब देखिए, उसमें एक चीज़ और बता दूं जी कि भारतीय भाषाओं में आकाशवाणी का एक विज्ञापन छपा था। जी, आकाशवाणी का एक विज्ञापन छपा था जिसने मुझे लेखक बनाया। क्या बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आप उद्घाटित कर रहे हैं। उसमें था कि एक नाटक चाहिए हमें, जी और उसमें अपना सामाजिक जीवन, अपना जो भी आपका परिवेश हो, देख लीजिए, हमें एक नाटक चाहिए। जी। तो मैंने एक नाटक लिखा और मैं प्रथम पुरस्कार पाया उसमें। ओह, क्या बात है। उसमें दक्षिण भारत के भी बड़े राइटर थे शामिल, अच्छा। और जो जज था वो भी दक्षिण भारत का एक था। ओह, जो हेड जो मेन जूरी जी। मेन जो था जी। हिंदी का जज, वो भी दक्षिण भारत का एक था। जी और इत्तेफाक से मेरा नाटक सेलेक्ट हो गया। जी। 5 बेटे। हाँ, 5 बेटे। 5 बेटे। तो 5 बेटे नाटक अब सब। और उसके बाद मैं अपने पर बल्कि अब पछतावा करता हूँ कि मुझे नाटक लिखने चाहिए। यही सवाल मेरे मन में नाटक लिखने चाहिए थे। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि सारी चीज़ों की क्षतिपूर्ति जब आप कहानी लिखते हैं तो उसमें हो जाती है। जी। आप उसमें देखते हैं कि एक पात्र आता है, वो अपनी बात कहता है, और कविता में भी ऐसा ही होता है। कविता में भी ऐसा ही। ऐसा ही होता है, एक पात्र आता है, वो अपनी बात कहता है जी। और फिर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है जी। कि पात्रों को आप किसी भी विधा में लाते हैं, उसका स्वरूप और उसका व्यक्तित्व गढ़ा जाता है और वो आपको याद रह जाता है। जी। काव्येषु नाटकम रम्यम, संस्कृत में एक कहावत है, कविताओं में केवल नाटक रम्य है। ओ, काव्येषु काव्येषु नाटकम रम्यम, कविताओं में नाटक सबसे सुंदर है। ये कहा उन्होंने शाकुंतलम नाटक को देखते हुए। अच्छा। कालिदास के शाकुंतलम नाटक को देखते हुए कहा कि कविताओं में के नाटक बड़े सुंदर होते हैं जी। लेकिन नाटक से अभिप्राय उनका क्या है? उनका है तत्रापि शकुंतला, और उसमें तो शकुंतला जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। ओ, तत्रापि शकुंतला। और शकुंतला में तत्रापि च चतुर्थो अंक, उसका भी चौथा अंक। ओ, क्या बात है। और तत्रापि च श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी केवल 4 श्लोक। 4 श्लोक, क्या बात। मतलब इस तरह का ये सब तो आलोचनात्मक विचार है। जी जी। आलोचनात्मक विचार है, पर ये भी कम रचनात्मक नहीं है, क्योंकि जब आप उसमें पूरे अवगाहन में नहीं जाएंगे, डूबेंगे नहीं, तो आप इतना कैटेगरिकली उसको कैसे 4 चीज़ों में बांट के देखेंगे? संभव ही नहीं है ना? संभव ही नहीं है। तो मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर प्रवृत्ति कौन सी काम कर रही है। जी। जगुड़ी जी, एक सवाल, जब आप ये सारी बातचीत कर रहे हैं और आपको हमने तमाम मंचों पे सुना है, अगर हम आपका नाम केवल YouTube को देते हैं तो कई सारे क्लिप्स खोलता है, विश्वविद्यालयों के मंच हैं, साहित्य अकादमी का है। जब आपको सुनते हैं तो उसमें लगता है कि आपके अंदर एक बहुत प्रखर वक्ता भी जन्मजात मौजूद रहा है और नाटक आपने लिखे हैं। कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रतिभा भी थी जो किन्हीं वजहों से खो गई या ठीक से विकसित नहीं हो पाई, और उस सब की एक तरह से जो कमी थी वो कविता ने ही पूरी की? नहीं, कविता ने ही कविता को आप देखिए, मेरी कविताओं में नाटक बहुत है। हाँ, नाटकीयता है जी। नाटकीयता है, बिल्कुल। तो नाटकीय भाषा का, नाटकीय उपादानों का और नाटकीय परिस्थितियों का जी, उसमें बहुत इस्तेमाल मैंने किया है। जी। अब वो नोइंगली नहीं किया, हाँ, वो हो गया है। हो गया है। हाँ, इसीलिए वो सवाल आता है कि प्रवृत्ति में ही अगर हाँ, कहीं एक नाटककार छुपा हुआ है, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उछाल मारेगा उछाल और अपने आप को सामने लाएगा। और कथा तत्व भी बहुत है मुझे। हाँ, बिल्कुल है कथा तत्व। वो पूरी कविता में कथा कहानी चलती, आख्यान चलता है। आख्यान चलता है, बिल्कुल। तो जो आख्यान है जी, वो पीछा नहीं छोड़ता। बल्कि आख्यान से ये ध्यान आता है जगुड़ी जी कि आपकी खासकर जो पुराने दौर के संग्रहों में जो कविताएं हैं, उनमें बहुत सारी कविताएं जो हमारे यहाँ उपनिषद हैं, संस्कृत साहित्य है,
उसका सा स्वाद उनमें मिलता है। इसकी क्या वजह है? आख्यानात्मकता है उस सब में। हाँ, इसकी क्या वजह है? क्या आपने संस्कृत साहित्य का भी विधिवत अध्ययन किया? बिल्कुल बाकायदा, अरे मैं तो शास्त्री हूँ संस्कृत का। ओ, यही वजह है हाँ, कि वो क्षेपक थोड़ा सा तो आपकी कविताओं वो में है, मिलता है। वो है। जी ये जी सही कहा आपने। जी, मैंने पकड़ा है इस हाँ, बात को कि हाँ, कम से कम शुरुआती दौर के जो हाँ, वो जी है। हाँ, जी हाँ। अच्छा, दौर जगुड़ी जी, उस दौर में जब आप बनारस में, प्रयागराज में और लखनऊ में भी रहे, उस दौर के जो कवि थे, कौन नाम आपको याद आते भाई हैं? जिन कवियों ने हमें बेचैन रखा, बिल्कुल, वो उन्हीं को जानना उस चाहते जमाने में हम तो बच्चे थे, हैं। जी छात्र थे, जी। उनमें जयशंकर प्रसाद। अच्छा। आपने जयशंकर प्रसाद के नाटक, हम्म जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, हम्म जयशंकर प्रसाद के निबंध और जयशंकर प्रसाद की कविताओं की कोटि, हम्म। एक उनकी मुक्त छंद की किताब है आंसू, हाँ, बिल्कुल है। हाँ, और एक उनकी है कामायनी बृहद काव्य। बृहद काव्य है। तो कविता के दो रूप हैं उनके यहाँ, कथात्मकता भी है हम्म, और एक संक्षिप्तता भी है। जी। दूसरा, उनमें सबसे बड़ी जो विचित्र बात मुझे लगती है, भाषा का अन्वेषण, नए शब्दों को जगह देना, नए शब्दों को ढूंढना। आप ये बताइए जी कि इधर कितने नए शब्द आए हैं? जी, बल्कि पुराने ही रिपीट करते रहते हैं, हाँ, अधिक सब संख्या उन्हीं में। से काम चल जाता है। उन्हीं से काम चल रहा है। जी नए शब्द, जी नए शब्द जब आते हैं ना साहित्य में, तो जी। खलबली मच जाती है। जी बिल्कुल, आपकी कुछ कविताओं में है, जैसे किसी कविता में मैं पढ़ रहा था, एक शब्द है जो गढ़वाली में प्रयुक्त होता है, रड़ना। हाँ हाँ, जी कहीं हाँ, कहीं वो प्रयुक्त हुआ हाँ, है। हाँ, तो मैं चौंका उससे कि हिंदी के पाठक ने जब रड़ना शब्द पढ़ा होगा, हाँ। तो उसके अंतस में क्या भाव चला होगा कि नहीं, धर्मवीर रड़ते भारती कैसे? ने धर्मयुग में छापी थी ये कविता। हाँ जी जी। और फिर महत्वपूर्ण। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं फिसलना लिख दूं इसमें? मैंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर लोग समझ जाएंगे अपने आप, तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत सार्थक है। सार्थक हो जाएगी। तो जी, वो चलता रहता है। जी। पाठक भी मूर्ख नहीं होता है। हाँ। पाठक भी तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत सुविज्ञ व्यक्ति होता है। सारी जानकारियाँ अच्छा पाठक रखता है। हम्म, कभी कभी तो लेखक से ज़्यादा अच्छा बिल्कुल रखता है। पाठक रखता है। जी जी। तो पाठक को मूर्ख समझना हम्म लेखक की मूर्खता है। क्या बात है। ये बहुत बहुत सुंदर लाइन आपने कहा है कि पाठक को कमतर समझना हाँ, लेखक की मूर्खता है। और मुझे लग रहा है कि हमारे साहित्य का जो वर्तमान परिदृश्य है, हाँ। वो इस गलतफहमी का ज़्यादा शिकार है। इसीलिए हाँ, शायद ये वो बात चीज़ आप सही कह रहे हैं। वो चीज़ नहीं आ पा रही है। जगुड़ी जी, उस दौर में जब आप थे, तो मंगलेश जी और वीरेन जी और तमाम ये लोग दूसरे- मेरे बाद आए, बहुत बाद। अच्छा मैंने बड़ा डिफरेंस है उनके आने में और मेरे रहने में। अच्छा। तो आपके जब दौर मैं में- जी 8-10 साल काम कर चुका, अच्छा। तब इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। जी जी। और लगभग ये मेरी भाषा में से भी कुछ लेते थे और कुछ अन्यों से भी लेते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हर लेखक के निर्माण में होता है। जी, मंगलेश डबराल जी के उसमें तो साफ साफ नज़र आता भी है। हाँ, जी हाँ, जी उनकी हाँ। शुरुआती कविताओं में जी। कहीं ना कहीं जो आपका यहाँ तक कि शिल्पगत भी हाँ, थोड़ा सा वो भाव, वो जी हाँ, क्षेपक जी। उसमें नज़र जी हाँ। आता है। पर अगर आज की तारीख में उस दौर को याद करना चाहेंगे आप, तो कैसे याद करेंगे? वो जो साहित्यिक परिवेश लेखकों के था। रूप में तो अकाल है। अच्छा न अच्छे कवि हैं, न अच्छे कहानीकार हैं। अच्छा, कितनी कहानियाँ हैं जो ज्ञान रंजन की तरह लिखी जाती हूँ आज। क्या बात है। न एक आध, आप तो स्वयं अच्छे कथाकार भी, अच्छे पाठक भी हैं। जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप से बात होती है। जी, आप बहुत अच्छे पाठक हैं, बहुत अच्छे जज भी हैं। आप चीज़ अच्छा जज करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। जी, लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जब लेखक बनता है, तो लेखक बनने के लिए उसे पहले तो अपनी सारे संस्कार छोड़ने पड़ते हैं। तो एक नया संस्कार पैदा करना पड़ता है जो उसकी विरासत में बाद में शामिल होता है। पहले शायद वो एक अनोखा काम करना चाहता है। जी, तो मेरे साथ भी सौभाग्य से दुर्भाग्य से घटित हुआ होगा, जी, और एक अलग तरह की कोई आयाम बन पाया भाषा का भी। जी, तो भाषा जो है, भाषा तो रोज़ काम आ रही है। जी, भाषा हमने तो नहीं रची, बिल्कुल पूरा समाज रचता है भाषा को। बिल्कुल ठीक है।
समाज की निधि है जी भाषा, उसी से हम काम चलाते हैं। पर उसको जब हम नए आयाम देते हैं तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो कंट्रीब्यूशन हो सकता कि भाई हमने उसको नया प्रयोग किया भाषा के साथ। है। जी तो ऐसा कब कब हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, इसको मैं खुद नहीं वर्णित कर सकता, तो ये इसको जो तो दूसरे व्यक्ति ही ये बताएंगे। जो वर्तमान का परिदृश्य है, इससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आते। नहीं नहीं, मैं एक भी अच्छी कहानी पढ़ने में आजकल असमर्थ हूँ। असमर्थ से मतलब मैंने पढ़ी पर मैं उनको याद नहीं रख पाता हूँ। जी क्यों? वो मुझे प्रभावित नहीं करती है। जी ये तो लेखकों की कमी है ना। जी लेखक कुछ जादू जादू पैदा करने के लिए पैदा होता है। जी तो वो लेखक कहाँ गए जो जादू पैदा करते थे? जी वो जादू पैदा करना लेखकों का दायित्व है बिल्कुल। कि वो मुझे याद रहे, मैं भूलूँ ना उसको। आप सोचे ज्ञानरंजन की कोई कहानी आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। है ना। हम्म, तो गजब का लावण्य होता था और गजब की तर्क शक्ति होती थी और गजब की मेमोरी होती थी भाई उसमें, और गजब का अतीत होता था, गजब का वर्तमान होता जी। था, और गजब का शब्दावली और मुहावरे ऐसे इस्तेमाल होते थे कि लगता था कमाल है यार, ये तो बिल्कुल अभी अभी रचा रचा गया जी संसार जी, है। इस दौर में ज्ञानरंजन जी को खोना भी हमारे हाँ, इस समय का एक बहुत दुर्भाग्य। बड़ी क्षति है। बहुत। लेकिन जगूड़ी जी, आपकी कविताओं की, बल्कि मैं देख रहा था कि गद्य कोश में भी कुछ आपके इंटरव्यूज़ हैं, और काव्य कोश में तो सारी कविताएं मिल ही जाती हैं, तमाम किताबें हैं। आपकी जीवनी भी तमाम माध्यमों, बल्कि ओम निश्चल जी ने पिछले कुछ समय में आप पर बहुत हाँ, सुंदर जी, काम किया जी, है, जी। और उनकी 2-3 किताबों, 1-2 किताबों से जहाँ से मैं गुजरा, कभी आपके अंतस में ये सवाल नहीं आया कि एक युग जो आपने देखा है, उस दौर का हिमालय, एक आज का हिमालय, फिर पूरी जो आपकी जीवन यात्रा रही है, उसके इतने सारे सेट्स हैं कि वो कभी एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में आए या हाँ आत्मकथा नहीं, के रूप में इसके आए? लिए तो मैं अपने को दोषी भी समझता हूँ। जी बिल्कुल, आना चाहिए। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ें मैं कम से कम अपनी लाइफ ले दूँ। जी तो मैं 11 वर्ष का था जब जी। घर से भाग गया था। 11 वर्ष, 11 वर्ष में राजस्थान पहुँच गया मैं। क्या बात है! हाँ, उत्तर काशी से राजस्थान, प्रताप नगर से, प्रताप नगर से। प्रताप नगर के उकाल पार करते हुए, क्या बात है! और फिर घर नहीं लौटा मैं। जब 21 साल का हुआ तब घर लौटा मैं। ओ तो मैं राजस्थान चला गया जी और राजस्थान में विद्यालय ढूंढ लिया अपने लिए। और ये भारतीय संस्कृति की देन है कि कुछ मंदिर मठ ऐसे हैं जो खाना भी देते हैं और विद्या भी देते हैं। ऐसे मिल गए मुझे, मैं वहाँ पढ़ने भी लगा, खाने भी लगा, रहने भी लगा, सोने भी लगा। वजह क्या थी अचानक? 11 साल तो बहुत ही अचानक छोटी ये उम्र कि होती है। एक तो मेरे पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति होते हुए भी क्रोधी बहुत थे। ओ उनको बहुत गुस्सा आता था जी। और मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ उनके हाथ से। ओ हाँ, वो मतलब कोई वो हत्यारे नहीं थे, हाँ बट सवाल यह है कि अगर आपको चोट लगा दूं मैं हाँ, तो ऐसी लग सकता है, कुछ हाँ, हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो उनमें एक गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जी। उनके डर के मारे मैं घर नहीं जाता था। अच्छा। मैं सोचता था आज वो पता नहीं कौन सा पहाड़ा पूछ लें, ओ क्या पता, कभी वो समय पूछ लेते थे। अच्छा, और आपने तो पता नहीं समय पढ़े कि नहीं, जी। मैंने तो ढौंचे और पहुँचे भी पढ़े। अच्छा, ये हाँ, क्या? पढ़ाते थे वो, लिटिल एक कॉपी बना रखे थे उन्होंने, और पूछते थे फिर तो उसका मारते थे। अच्छा तो उस मार की वजह से मैं भाग गया प्रताप नगर होते हुए, और टिहरी देखा मैं पहली बार। अच्छा 11 वर्ष का था मैं। ओ, तो टेहरी ही आपके लिए नई दुनिया थी? नई तो दुनिया थी। राजस्थान कैसे पहुंचे? प्रताप नगर नई दुनिया थी। प्रताप नगर की उकाल जब मैंने पूरी की तो हमारे गांव का एक आदमी प्रताप नगर में मरा था। तो उसकी मुझे याद आई कि अरे वो तो यही कहीं मरा हुआ है। हाँ, तो मैं डरा भी, अकेला, और जा रहा हूँ सुबह सुबह प्रताप नगर पहुँच रहा हूँ। और जब मैं प्रताप नगर पहुँच गया तो मैंने लंबी सांस ली। एक होटल वाले ने होटल खोल रखा था उस समय, खुला मतलब खोला ही उसने। हाँ हाँ, सुबह सुबह का समय। हाँ, और चूल्हा जला के, हाँ और उसने मेरे सामने एक गिलास चाय रख दिया, और मेरे पास पैसा नहीं। ओ तो मैंने कहा अंकल मेरे पास तो चाचा जी पैसा नहीं। और अरे बेटा पैसे का है तो चाय पे था क्यों बोल तू। हाँ, ऐसे लोग कभी कभी आद्य गुरु शंकर भी ऐसे ही निकले होंगे। हैं।
कि जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं हाँ, और अच्छा। कालड़ी से चल के हिमालय तक पहुंचाए। मतलब फिर मैं चाय पी के हम्म, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ बिस्कुट कुछ खा दूँ। मैं धन्यवाद। वहाँ से मैं चला, टेहरी आया। जी। टेहरी एक प्रसिद्ध ठेकेदार है, नागेंद्र दत्त थपलियाल। अच्छा। वो मेरी पत्नी के रिलेशन में था। रिलेशन। अच्छा। तो वो टेहरी पढ़ता था, मैं उसके पास गया, रात को उसके हॉस्टल में रहा। उसने रात को खाना खिलाया। लेकिन जब सुबह हुआ तो मैंने कहा कि मुझे तो जाना है। तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, तो मैं क्या किया, इससे 1 रुपये मांगता हूँ मैं। तो मैंने उससे 1 रुपये मांगा। उसने कहा कि सॉरी, रुपये तो नहीं मेरे पास। अच्छा। तो बस मैं चल पड़ा। फिर मैं बस अड्डे आया। जी टिहरी का बस अड्डा पहले सामने होता था। जी जी होता था जी। तो वहाँ पहुँचा तो ड्राइवर ने, वो कंडक्टर ने कहा कि नहीं टिकट। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। मैं ड्राइवर के पास गया। मैंने कहा भाई मैं एक विद्यार्थी हूँ। अरे बट तो ऋषिकेश में पढ़ते हो, काली कमली में पढ़ते हो? अच्छा, थोड़ा सा झूठ भी बोल गया। मैंने कहा हाँ हाँ, जब घर से भागा हूँ। अरे यार विद्यार्थी यार, इसको बिठा दे भाई, पीछे बिठा दे। पीछे की जो सीट होती थी उसके नीचे जगह होती थी थोड़ी सी। जी जी पुरानी बसों में। हाँ, जी ध्यान है। तो उसी में मैं नीचे लेट गया और पहुंच गया ऋषिकेश, है ना। और ऋषिकेश के बाद राजस्थान चला गया, जी क्योंकि ऋषिकेश में जी मुझे लगा कि मेरे भागने का सबको पता लग गया, अब सब घर वाले यहाँ पहुँचने वाले हैं, जी इससे पहले ही निकल जाओ। जी। एट दैट टाइम आई वॉज अ मैरिड मैन। ओ, मेरी शादी हो चुकी थी। क्या बात है। मैं शादी का मतलब भी नहीं जानता था, हाँ पर शादी हुई थी। हाँ। वो लड़की 7-8 साल की लड़की हमारे घर में रहती थी, अरे है ना। मतलब हमारी प्रथाएं जो हैं हाँ। उनके कुछ कठोर पहलू भी वो हैं, कठोर पहलू हैं बिल्कुल, जिन पर कभी विमर्श नहीं विमर्श नहीं होता जी है। लेकिन क्या करें, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी जी। कि उन पे विमर्श की गुंजाइश उस समय नहीं थी, आज है। आज है बिल्कुल। आज इसलिए है कि आज हम समझते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल कि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और परिस्थितियां बदल गई। हाँ, परिस्थितियां बदल गई। जी। तब तो वही था कि वही रास्ता था, तो ठीक है। जी फिर मैं राजस्थान चला गया, जी। और राजस्थान में पिलानी एक जगह है हाँ पिलानी है जी। बिरलाओं की। जी और साहब क्या स्कूल है और क्या सब उनका। जी सरस्वती टेम्पल एक बना रखा है बिरला ने, जी। अद्भुत टेम्पल है। तो जगुड़ी जी कभी मन में नहीं आता है कि, क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ बराबर आपके पास कि जब हम अखबारों में आपके एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल, आपने गंगा पर खूब लिखा, आपने जल जंगल जमीन के इश्यू पे बीच में आप लगातार, साहित्य के तमाम मसलों पर तो आपकी टिप्पणी आती रहती थी। उनमें एक कवितामय भाषा है गद्य की। कई बार ये लगता था कि अगर आप गद्य में भी एक बार आएँ, चाहे वो आत्मकथा के ही रूप में क्यों ना आए, तो एक नई तरह का शिल्प हमको शायद मिल जाए। कुछ ऐसा है क्या जो आप गद्य में लिखने जा रहे हैं या सोचते नहीं, हैं? मैं अपने इंटरव्यू का कलेक्शन तो आपने देखा होगा मेरा जी आया है बिल्कुल। और उसमें भी गद्य ही है। हाँ पूरा गद्य है जी। तो ऐसा नहीं है कि गद्य से वंचित हूँ मैं। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। क्या बात। ये संस्कृत का बहुत पुराना फ्रेज है। फिर से बोलिएगा। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, कवियों की कसौटी है गद्य। तो गद्य को संवारना और समझना और उसको एक नया रूप देना, ये कवियों का काम है। ये कवियों का काम है। और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी गद्यमय प्रस्तुति को काव्यमय प्रस्तुति बना सकूं। क्या बात है। वो लगता भी है जब आपके या यहाँ तक कि जब आप बोलते भी हैं तो ये लगता है कि जैसे गद्य में ही एक कविता कहीं ना कहीं अब लगातार उछाल मार रही है। इन दिनों जगुड़ी जी क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है जी। सवाल आश्चर्यजनक है और मैं इसका उत्तर देना भी आश्चर्यजनक होगा जी। कि होता क्या है। मनुष्य के जीवन में एक पुरानी संस्कृत कहावत है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हुआ तो उसका द्विजत्व तो नष्ट हो जाता है। जजमान नष्ट नहीं होता, उसका द्विजत्व तो नष्ट हो जाता है।
असंतुष्टा द्विजा नष्टा। हम्म, तो मैं अपने को संतुष्ट समझने लगा अच्छा। कि मैं क्यों छोड़ूं, अब क्यों पढ़ूं इस प्रपंच में। हम्म, तो इधर थोड़ा लेखन कम हुआ है, अच्छा, लेकिन पठन कम नहीं हुआ है। पठन का। हाँ, लेकिन कोई ऐसी कृति इधर नहीं देखी है अंग्रेजी के अलावा अच्छा, कि जिसमें अद्भुत कुछ हुआ हो, अच्छा, है ना। भाषा के स्तर पर, इडियम के स्तर पर, कथानक के स्तर पर, नाट्यता के स्तर पर किस कहानी में और किस कविता में अच्छा काम हो रहा है मुझे बता दीजिए। किस नाटक में अच्छा काम हो रहा है? तो फिर ये जो हर शहर में रोज रोज लोकार्पण हो रहे हैं, नहीं, लोकार्पण हो नई रहे हैं, नई एक किताब किताबें आ रही, छपी, ये क्या है? लोकार्पण हो रहा है, किताब छपी जी, और लोकार्पण हो गया। लोकार्पण नहीं, विमोचन हो रहा है। विमोचन हो और रहा है। विमोचन बहुत गंदा शब्द है। जी, आपने पीछे भी एक हाँ, बार टिप्पणी विमोचन मतलब होता है त्यागना। त्यागना। जी, केश विमोचन करते हैं तो केशों को त्यागते हैं। जी, तो विमोचन शब्द नहीं, लोकार्पण शब्द सही शब्द है। जी, लेकिन सवाल यह है कि लोकार्पण किस चीज़ का हो रहा है? छपे हुए 4 पन्नों का या 50 पन्नों का या 100 पन्नों का विचार क्या आया, थॉट ओ, क्या है, बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर पढ़ो तो क्या है, क्या है जो मुझे सोने नहीं देता, फिर उसके बाद विभोल कर देता है कि वाह यार कमाल है। मैं अभी भी पुरानी किताबें पढ़ता हूँ तो विभोल हो जाता हूँ। बिल्कुल होते हैं। लेकिन आज कोई किताब मुझे ऐसी नहीं लगती है जो मुझे विभोल कर दे, उससे उतनी विभोलता, आकुलता भर दे। क्या वजह है जगूड़ी जी? लेखकों की कमी और लेखक के जीवन अनुभव की कमी, अच्छा, अनुभव की कमी। और वो लेखक में वो क्या कहना चाहिए, वो इच्छा ही नहीं है, हाँ, जी, वो संघर्ष नहीं दिखाई देता है हम्म, भाषा को जानने का, शब्दों के साथ प्लेसमेंट जी, जानते ही नहीं हो कि क्या प्लेसमेंट है शब्द का, है ना। तो शब्द जो है वो एक अलग दुनिया है, लेकिन वो भी मनुष्यों की बनाई हुई है। बिल्कुल मनुष्यों की बनाई है। जी, अब जो मनुष्य उस दुनिया में जाते हैं तो वही इधर उधर कर देते हैं उनको, और तब अपना काम चला लेते हैं। जी, हमारी जो अकादमी, तमाम अकादमियां हैं, कुछ इनके नहीं कर स्तर रही पर। है, बहुत शून्यता आ गई है, नगण्यता आ गई। अगर कुछ हो रहा हो तो बताइए। जी, सिर्फ सेमिनार हो रहे हैं और उसमें अपना ठीक है, अपना जो होता है उनका बजट है वो खर्च हो रहा है, जी, उसके वाउचर इकट्ठे हो रहे हैं। जी, हमारे टाइम पर तो एक किताब आने का मतलब होता था एक सूर्योदय होना। सूर्योदय। बल्कि आपकी किताबों को पढ़ते हुए लगता है ना, ये लगता है कि हर किताब दूसरी किताब से पहली किताब बिल्कुल अलग सी होती है। हाँ बिल्कुल, तो ये कोशिश रहती थी इस बात जी, की। जी, ये तो लगा है। ये सूर्योदय बंद क्यों हुए? कहानी में देखिए कितनी अच्छी कहानियाँ आती थी, अब कहाँ आ रही? आती हैं तो उस पर क्या चर्चा ही नहीं होती। उस पर चर्चा। आलोचना खत्म हो गई है। आलोचक जो है पहले बने बनाए थोड़ी आते थे, आलोचक लेखक की वजह से पैदा होते थे। बिल्कुल, लेखन ही नहीं पैदा हो रहा है तो आलोचन क्या पैदा होगा? क्या बात है, ये आपने एक नया पक्ष उद्घाटित किया। हम तो ये सोच रहे थे कि आलोचना की परंपरा ही धीरे धीरे, नहीं नहीं, लेकिन आप मतलब कहते हैं कि लेखन ही नहीं हो रहा है, तो लेखन आलोचक नहीं हो करेगा रहा, क्या? आलोचना के योग्य हाँ, या आलोचक पैदा करने वाला। अब पहले क्या होता था, लेखक के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा आलोचक पैदा हो जाते थे। जी, 10 असहमतियाँ होती थी, 10 सहमतियाँ होती थी, और 10 उसमें नएपन का प्रादुर्भाव हो जाता था, जी, उनकी व्याख्याएं बदल जाती थी। जी। आज कहाँ है? जगुड़ी जी, एक सवाल आपसे ये बनता है, पता नहीं ये बहुत मुफीद समय है भी नहीं, कि नहीं, इस सवाल को आपसे किया जाए कि नहीं। एक कविता वो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि किताबों में है, और जिसकी आप आज इन दिनों प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि कुछ नया। एक कविता वो भी है जो मंचों पर चल रही है, वो जो मंचीय नहीं, तो जो कविता है, मंचीय कविता है वो कोई आज नई बात नहीं है। मंचीय कविता तो बहुत पहले से चल रही है, उसके स्तर में कोई परिवर्तन बहुत घटिया हो गई है। क्योंकि मूलतः देखिए, मंच भी जो है जाता तो यहीं से है ना मटेरियल। बिल्कुल जाता है। तो अब वो मटेरियल तो मटेरियल खानदान में ही, खदान में ही गड़बड़ हो रहा है। जी, तो मतलब अब सोचिए, कवि सम्मेलन का नाम हो गया था हास्य कवि सम्मेलन, जी, या चुटकुलेबाजी करो, हंसाओ, यही कविता जी, है ना। अब वो भी ख़त्म हो गई। अब वो भी नहीं होती। अब बस उसका एक टीवी संस्करण होता है, जी, टीवी संस्करण
जी। जिसको कि टीवी पर लोग देखते हैं और तो थोड़ा क्या वजह है जगूड़ी जी, ये जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, इनके स्वाद में, इनकी प्रवृत्ति में, इनके उसमें गड़बड़ है कोई या? कोई ना कोई पैदा होगा जो कुछ करेगा शायद। अच्छा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी तो कुछ आप हो रहा हो तो बताइए। कथा साहित्य में क्या हो रहा है बताइए। कोई एक अद्भुत कहानी आपने पढ़ी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। जी नहीं, ऐसा ख़ास मेंशन करने लायक तो मेरे पास भी नहीं है कि ना? जो बिल्कुल तो कालजयी। दुखद स्थिति है ना। आपके पास वो नहीं, मेरे पास कविता नहीं कोई ऐसी कि जो मैं कह सकूं कि भाई वो जरूर पढ़ना है कविता को, जी। है ना। ले के मैं अपनी किसी किताब का रेफरेंस आपको दे दूंगा तो यार। इस पूरे परिवेश को बदलने के लिए कोई परामर्श सिर्फ यह है कि लेखक को लेखक होना चाहिए, पाठक होना चाहिए पहले। अच्छा। लेखक वो तभी हो सकता है जब वो अच्छा पाठक हो। अगर वो अच्छा रीडर नहीं है तो ही कांट राइट एनीथिंग। ओह। कि पता लगा साहब कलम लेके बैठे हैं, बहुत पोज बनाया हुआ है लेखक बनने का। आपका इतना विराट अनुभव है, उस पर अगर हम बातचीत करने के लिए बैठें तो घंटों का समय भी मुझे लगता है बहुत कम पड़ता है। पर बहरहाल आप साहित्य यात्रा के इस मंच पर आए, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद। ये थी आज की साहित्य यात्रा। अगली बार किसी नए मेहमान के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।